अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने साइंस का चैप्टर नंबर 7 शुरू करना है, फोर्स एंड प्रेशर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रेशर, फोर्स और एरिया ये तीनों चीज़ें हैं क्या, और प्रेशर इटसेल्फ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी फोर्स क्या होती है। तो फोर्स कोई भी ऐसी पावर होती है, कोई भी ऐसा पुश होता है जो हम फील करते हैं, जो हमारी बॉडी पे या किसी और दूसरी चीज़ों पे एक्सर्ट की जाती है। जैसे कि अगर हम आप इस पिक्चर में देखें, अगर हम लोग पानी के नीचे हाथ करते हैं तो जो पावर या पुश हम पानी से फील करते हैं, अगर हम पानी तेज़ खोलें तो आपके हाथ पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, पुश आ रहा है उस पानी की तरफ से, वो क्या होती है, फोर्स होती है। ठीक है, अब क्या है जी कि जो फोर्स क्या होती है कि ऐसी कोई भी ऐसी कोई भी पुश या ऐसा कोई भी फैक्टर जो कि नॉर्मली एक्ट कर रहा हो ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यूनिट एरिया का क्या मतलब होता है कि मतलब कि किसी भी सरफेस की एक 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 मेजर्ड क्वांटिटी पे, एक मेजर्ड एरिया पे जब कोई पुश जो है वो फील हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं कि ये जो है ना ये प्रेशर है। ठीक है, यानी कि पहले उसने आपको बताया फोर्स क्या है, एफ। फोर्स क्या है कि आपने कोई पुश फील करना है किसी भी जगह पे। कहाँ फील करना है, एरिया के ऊपर। ठीक है, जब आप कोई पुश किसी एरिया पे फील करें तो हम कहते हैं कि वो क्या है, उस चीज़ का प्रेशर है। ठीक है, समझ आई। यहाँ से प्रेशर की डेफिनेशन निकलती है, फोर्स से और एरिया से। तो प्रेशर इटसेल्फ क्या हुआ कि द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब हम साइंस के अंदर प्रेशर को पी से डोनेट करते हैं। ठीक है, फोर्स को हम एफ से डोनेट करते हैं और एरिया को हम ए से डोनेट करते हैं। इनका जो फॉर्मूला है वो ऐसे आता है, P इज इक्वल्स टू एफ ओवर ए। ठीक है, P इज इक्वल्स टू एफ ओवर ए। ये प्रेशर का फॉर्मूला है। क्या नज़र आ रहा है हमें इसी से कि प्रेशर क्या है कि जो फोर्स एग्जर्ट हुई है पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है, ये आपने ना दो मैंने यहाँ पे काट के लिखी है टर्म्स, ये आपने देखनी है कि सबसे पहले तो प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा। इसका क्या मतलब है, जब कोई चीज़ डायरेक्टली परपेंडिकुलर होती है ये उसका साइन होता है। ठीक है, जब कोई चीज़ डायरेक्टली परपेंडिकुलर होती है इसका मतलब होता है कि अगर हम एक चीज़ क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये होता है डायरेक्टली परपेंडिकुलर का मकसद। और दूसरा आपने देखा है यहाँ पे कि प्रेशर जो है वो एरिया के इन्वर्सली परपेंडिकुलर है। इन्वर्सली परपेंडिकुलर में क्या होता है कि चीज़ ओवर में चली जाती है, यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो इन्वर्सली परपेंडिकुलर में होने का क्या मतलब है कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है एक तरफ वाली, तो दूसरी तरफ वाली चीज़ जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, दूसरी तरफ वाली चीज़ डिक्रीज़ करेगी, ये होता है इन्वर्सली परपेंडिकुलर का मतलब। अब हमने क्या करना है, हमने दो तरह की सिचुएशंस देखनी है जिसमें हम एक तरफ इन्हीं तीन चीज़ों को लेंगे, प्रेशर, फोर्स और एरिया को, इन तीन चीज़ों को लेना है। हमने एक चीज़ कांस्टेंट रखनी है, या फोर्स कांस्टेंट रखेंगे या एरिया कांस्टेंट रखेंगे, और फिर हम प्रेशर देखेंगे कि दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट रख के प्रेशर क्या बिल्ड होता है किसी जगह के ऊपर। ठीक है, अब ये देखें आपके पास एक एक्टिविटी यहाँ पे उन्हें दिखाई हुई है। वो कहते हैं अगर हमारे पास सेम फोर्स हो और डिफरेंट एरिया हो। ठीक है, फोर्स आपने इसका मतलब कांस्टेंट रख दी, फोर्स सेम रहेगी, लेकिन आपके पास एरिया जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। वो एरिया जहाँ पे फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है वो एरिया डिफरेंट हो जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में आपने करना क्या है कि आपने एक प्लेट लेनी है जिसके अंदर ये सैंड फील्ड है। ठीक है, अब इस सैंड के ऊपर ये एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई, दो प्लेट्स लेनी है। उसके बाद दो ही वेजेस लेने हैं। ठीक है, अब करना क्या है कि आपने प्लेट 1 के अंदर वेज की जो साइड है, नीचे वाली ब्रॉडर साइड, वो रखनी है, और दूसरी प्लेट 2 में आपने वेज को उल्टा रखना है। ठीक है,
और नोट करना है कि इस वेज के वेट से, वेज क्या है, ये कोई वुडन बॉक्स समझ लें या किसी भी किस्म की आपकी कोई बॉक्स टाइप है, ठीक है, वुडन का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब आपने इनकी पोजीशन डिफरेंट करके कि एक की कोना ऊपर है और एक का कोना नीचे है, इन दोनों ने जो प्रेशर एग्जर्ट किया है इस प्लेट के अंदर मौजूद सैंड पे, वो देखना है, ठीक है। अब देखें, अब जब हमने ये वेज यहाँ से हटाया तो ये प्लेट के अंदर सैंड कितना नीचे को दबा, नज़र आ रहा है आपको, ये इतना नीचे दबा है, ठीक है, यहाँ तक उसके लेवल चला गया। लेकिन इस वाली प्लेट में क्या हुआ है कि सैंड की नोक जो है वो गहरी नीचे तक गई है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखें, ठीक है, फोर्स को कांस्टेंट रखें तो क्या होगा कि एरिया अगर बड़ा होगा तो प्रेशर जो होगा वो उसने जो अप्लाई किया है जिस जगह के ऊपर, एरिया अगर बड़ी, एरिया जो है वो लार्जर है तो प्रेशर कम अप्लाई होगा, ठीक है। ये देखें, ये वाली, ये इसका मतलब है कि एरिया और प्रेशर जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली परपेंडिकुलर है अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखें तो। जबकि अगर एरिया यहाँ पे अप्लाई करने वाला एरिया स्मॉल है तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हुआ है इस केस में, तो ये नीचे तक चली गई है, ठीक है। यहाँ पे जो वेज की वजह से सैंड के अंदर जो डिप्रेशन बना है वो गहरा बना है। क्या मतलब हुआ इसका कि एरिया जो है, ये देखें अप्लाई एरिया, ये वाली नोक हो रही है ना, जो एरिया है वेज का वो सिर्फ इतना सा अप्लाई हो रहा है इस सैंड प्लेट पे, तो इसका मतलब है कि अगर एरिया स्मॉल है तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है कि एरिया जो है वो साइज़ बड़ा है, ठीक है, एरिया का साइज़ बड़ा है तो प्रेशर जो अप्लाई हुआ था वो कम हुआ था, ठीक है। ये मेन जो थी ना, दो कंडीशंस थी आपकी कि अगर हमारे पास फोर्स जो है वो सेम रखी जाए और एरिया डिफरेंट हो तो एरिया से अप्लाई होने वाला प्रेशर जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि अगर एरिया स्मॉल होगा तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा अप्लाई होगा और अगर एरिया ग्रेटर होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, स्मॉल अप्लाई होगा, ठीक है। ये आपके पास एक सिनेरियो था। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, यहाँ पे देखें, जिसमें आपने अब कांस्टेंट क्या रखना है, आपने एरिया को कांस्टेंट रखना है और फोर्स को डिफरेंट कर देना है। मतलब कि आपने प्रेशर को नहीं छेड़ना है, इस फॉर्मूला में से आपने प्रेशर को नहीं छेड़ना बल्कि कभी फोर्स को छेड़ना है, कभी एरिया को छोड़ना है। कभी आप फोर्स कांस्टेंट रखेंगे और एरिया को डिफरेंट बनाएंगे और कभी आप फोर्स को डिफरेंट करेंगे और एरिया को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, ऐसे करना है। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं जिसके अंदर हमने क्या चीज़ सेम रखी हुई है, एरिया। अब इसी तरह इस एक्सपेरिमेंट में भी आपने दो प्लेट्स लेनी है, ठीक है, दो प्लेट्स में आपने दो ही सिलेंडर्स रखने हैं। एक सिलेंडर जो है वो एम्प्टी है, ठीक है, एक सिलेंडर एम्प्टी है और दूसरा सिलेंडर फिल्ड है, इसके अंदर चीज़ में कोई मौजूद है, ये भरा हुआ है। अब जारी बात है कि ये वाला सिलेंडर जो कि खाली है अंदर से, ये जो फोर्स अप्लाई करेगा इस सैंड के ऊपर वो होगी कम, ठीक है, वो है कम। जबकि एक ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर चीज़ कुछ भरी हुई है तो वो उस जो फोर्स अप्लाई करेगा इस सैंड के ऊपर वो होगी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा गहराई के अंदर बैठ जाएगा। जब हम सिलेंडर यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमें इसकी गहराई ज़्यादा नज़र आएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फोर्स है वो किसके परपेंडिकुलर होती है, वो होती है परपेंडिकुलर, प्रोपोर्शनल जो है, ये फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। यानी कि अगर हम फोर्स इंक्रीज़ करें तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। किस केस में, जब हम एरिया को कांस्टेंट रखें, एरिया को कांस्टेंट रखें तो फोर्स इंक्रीज़ करने से, जैसे इस केस में फोर्स इंक्रीज़ करने से प्रेशर भी इंक्रीज़ हुआ और ये ज़्यादा डेप्थ में चला गया। जबकि फोर्स डिक्रीज़ करने से इस केस में प्रेशर कम आया और क्या हुआ कि, ये सॉरी, इधर जो है ना नीचे वाला साइन लगना है, ये मैंने गलती से इधर लगा दिया, प्रेशर कम आया और ये ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं गया, ठीक है। तो आपको इस फार्मूला से दो बातें पता चलती हैं कि प्रेशर जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, इस केस के अंदर एरिया कांस्टेंट रहेगा और इस केस के अंदर फोर्स कांस्टेंट रहेगी। समझ आ गई? ये बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट था। अब आपने क्या देखना है, जी, अब आपने यूनिट्स देखने हैं। अब प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं? हमने देखा है पी जो है वो एफ ओवर ए के बराबर होता है। हम ऐसा यूनिट्स में एफ को किससे डोनेट करते हैं? न्यूटन से। न्यूटन का साइन जो है वो एम होता है, एन एन होता है न्यूटन का साइन। और एरिया हम किससे डोनेट करते हैं? मीटर स्क्वायर से। तो जाहिर बात है प्रेशर के यूनिट्स क्या बन गए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर के यूनिट बन गए। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब हम मीटर स्क्वायर्स को ऊपर लेकर जाएंगे ना, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। ये बात आपको पता होगी, या अगर नहीं पता तो अब पता चल गई है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे पास प्रेशर के एसआई यूनिट्स। किस तरह निकाले? कि हमने फोर्स के यूनिट लिखे, फिर एरिया के यूनिट लिखे, जिस तरह वो जिस शक्ल में थे उसी शक्ल में हमने उनको लिख दिया और वो बन गए प्रेशर के यूनिट्स। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम एक और यूनिट से भी डिनोट करते हैं जो है पास्कल। ठीक है, पी ए, इसको हम डिनोट करते हैं पी ए से, और इसको हम कहते हैं क्या है? पास्कल। होता क्या है कि पास्कल जो है ना वो बहुत हल्का यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है। तो हमने ज़्यादातर जब हम डोनेट कर रहे होते हैं, या तो हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से करते हैं या हम किलो पास्कल से करते हैं, क्योंकि पास्कल इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट और 1 किलो पास्कल 1000 पास्कल्स के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए या हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं या किलो पास्कल यूज़ करते हैं। अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछे जाए प्रेशर के, तो आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल ही लिखने हैं। ठीक है, ये उन्होंने आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि क्या करना है। कि हम आपको उन्होंने वेट दे दिया है 500 न्यूटन की। इसका क्या मतलब है कि ये फोर्स है, एरिया आपको दे दिया है 0.025 मीटर स्क्वायर। तो कह रहे हैं आप प्रेशर फाइंड आउट करें। आप फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों नंबर्स को, दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपके पास नंबर जो है फोर्स का, प्रेशर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि जी वाटर प्रेशर क्या होता है। वाटर प्रेशर हम उस प्रेशर को कहते हैं, आपने प्रेशर पढ़ लिया है क्या होती है, कि फोर्स यूनिट एरिया पे एग्जर्ट हो रही होती है। अब वाटर प्रेशर क्या होती है? कि ऐसा प्रेशर जो कि हमारे टैप्स में आ रहा होता है। ठीक है, यानी जो घर में हमारे पास टैप्स होते हैं, नल के होते हैं, उनमें जो पानी का प्रेशर आ रहा होता है उसे हम कहते हैं वाटर प्रेशर। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा पीछे रेजरवॉयर क्या है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि पानी की टैंकी कहाँ लगी हुई है, हमारे अपने घर की भी, या ट्यूबवेल कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अगर हमारे पानी की टैंकी जो है वो, उसमें पानी ज़्यादा है और वो ज़्यादा हाइट पे लगी हुई है, तो ऑब्वियसली हमारे नलकों में आने वाला प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब प्रेशर और वाटर प्रेशर के अंदर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले है कि उसकी स्पीड, वाटर प्रेशर की स्पीड। ये डिपेंड करती है कि कितना वाटर प्रेशर जो है वो टैंक के अंदर मौजूद है। ठीक है, जितना वाटर प्रेशर टैंक के अंदर होगा, प्रेशर इन टैंक, ठीक है, प्रेशर इन टैंक होगा, उतनी ही उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। दूसरी होती है इटसेल्फ वाटर का प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ऑफ वाटर इटसेल्फ, ये डिपेंड करती है कि जो टैंक की हाइट है वो कितनी है, या वो कहाँ पे है, टैंक जो है वो कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, जितनी ज़्यादा हाइट पे टैंक होगा, जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी टैंक की, उतना ज़्यादा प्रेशर वाटर का ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वाटर की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? इसके बाद हमने ये, उन्होंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है। वो कहते हैं जी वाटर के प्रेशर को देखने के लिए उन्होंने आपको एक बॉटल दी और उसमें पानी भर दिया। ठीक है, और उस वाटर बॉटल के अंदर उन्होंने 3 डिफरेंट जगहों पे सुराख कर दिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब उसके अंदर से पानी बहना शुरू हो गया। अब उन्होंने कहा जी आके आप देख कर बताएं कि प्रेशर किस वाली नोज़ल का ज़्यादा है, कहाँ से, जहाँ से पानी आ रहा है इन 3 जगहों से, 1 2
और 3, इन तीनों में से कहाँ किस पॉइंट से पानी आने वाले पानी का प्रेशर ज़्यादा है। अब देखिए वो आके गिर रहा है पानी, ठीक है, आपको पता चल रहा है जो 1 है वो आके यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, उसके बाद 2 जो है वो आके इस जगह पे गिर रहा है और 3 जो है वो यहाँ पे गिर रहा है। तो देखने से क्या पता चलता है, जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिर इसका मतलब है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, ठीक है, स्पीड ज़्यादा है। तो वो जो पॉइंट नंबर 1 है इस वाले पानी की स्पीड ज़्यादा है और वो आगे तक आके गिर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आने वाला प्रेशर सबसे हाई है। फिर नंबर 2 की स्पीड है और यहाँ पे प्रेशर 1 से थोड़ा कम है। फिर नंबर 3 का है, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो 1 है, अब हमने देखना है 1 किस जगह मौजूद है, बिल्कुल जो बॉटल है वो उसके डेप्थ में, उसके बॉटम में मौजूद है। 2 उससे ऊपर है और 3 उससे ऊपर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी किसी चीज़ की, वाटर टैंकर की, अगर ये टैंकर भी होता तब भी ऐसा ही होता, अगर जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, तो डेप्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, वाटर प्रेशर्स के अंदर, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा अगर आप डेप्थ में जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वाटर का प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा, तभी 1 वाले पॉइंट का जो प्रेशर था वो सबसे ज़्यादा था और उसका पानी सबसे आगे तक जाके गिरा, ठीक है। ये इतनी सी बात थी वाटर प्रेशर की, इसमें आपने डेप्थ से याद रखना है। अब यही वजह होती है कि वो बताते हैं कि आपका जो टैंक होता है, ये अगर टैंक है, ठीक है, यहाँ से हम बनाते हैं, ये अगर आपका टैंक है वाटर या डैम्स जो होते हैं, ठीक है, डैम है, तो कहते हैं कि डैम में क्या होता है कि डैम में उन्होंने इधर एक वॉल बनाई होती है, आपने देखे होंगे अगर डैम, तो डैम इसमें वॉल बनी होती है और वॉल क्या होती है कि वो जैसे जैसे नीचे जा रही होती है वो चौड़ी हो रही होती है, ठीक है, अपने अंदर यहाँ पे इतनी चौड़ी है, यहाँ पे कम चौड़ी है, यहाँ पे कम चौड़ी है और यहाँ पे बहुत ही कम चौड़ी है, ठीक है, तो कहते हैं ऐसा क्यों है कि डैम जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा उसकी वॉल की डेप्थ जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। वो इसलिए कि अगर ये हमारे पास पूरा डैम है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बना के दिखाया ग्रीन के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पे सारा वाटर फील्ड है, तो जितने जैसे जैसे वाटर नीचे गहरा जाता जाएगा उसकी डेप्थ जैसे जैसे ज़्यादा जाती जाएगी, वो उतना ज़्यादा प्रेशर जो है ना वो अप डैम्स की वॉल पे एग्जर्ट करेगा। तो इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए इधर मौजूद होने वाली वॉल को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए इधर से नीचे से जो डैम्स की वॉल होती हैं उनकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है और ऊपर वाली साइड की चौड़ाई कम होती है, क्योंकि ऊपर पानी का प्रेशर कम होता है जबकि नीचे पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, ये वाटर प्रेशर की एग्जांपल थी, ठीक है। अब इसके अंदर एक आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, कैसे इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे लिक्विड डेप्थ में जाता जाएगा एक कंटेनर की, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो मींस वाटर, स्टैटिक मतलब ठहरा हुआ, प्रेशर जो प्रेशर होता है एक डैम के अंदर, डेप्थ के अंदर प्रेशर जो है वो ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो वाटर जो है वो डेप्थ में मौजूद है, वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कि ठहरे हुए पानी का प्रेशर ज़्यादा है जितना डेप्थ में आप जाते जाएंगे, इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज़ आपके पास यूँ आ रही है तो दूसरी जो चीज़ होगी वो इसके बिल्कुल 90 के एंगल पे गिरेगी, ठीक है, ये 90 का एंगल बनाएगी इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ये होता है परपेंडिकुलर का मतलब, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो हमेशा परपेंडिकुलर सरफे एक्ट करता है दूसरी सरफेस पे परपेंडिकुलरली। अब जैसे इस डैम की हमने एग्जांपल ली थी, तो नीचे आने वाला प्रेशर इस डैम की वॉल पे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा था, ऊपर भी परपेंडिकुलरली, ऊपर भी होगा प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक लेकिन ऑब्वियसली लेस होगा, नीचे जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो कहता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो वॉल्स पे परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, परपेंडिकुलरली प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, इतनी सी बात थी ये।
अब हमारी तीसरी और आखिरी चीज़ रह गई है प्रेशर इन अ क्लोज्ड कंटेनर। प्रेशर इन अ क्लोज्ड कंटेनर क्या है? ये पास्कल लॉ होता है। जब भी लिक्विड को हम देखेंगे इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इसे हम कहेंगे पास्कल लॉ। इसका क्या मतलब होता है? वो कहते हैं जी, जब हम वाटर को एक क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे, एक बंद कंटेनर में, तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो हर साइड पे इक्वल होगा। मतलब कि अगर इस साइड पे प्रेशर लग रहा है वो भी इक्वल है, इस साइड पे भी इधर 2 का लग रहा है तो इधर भी 2 का लग रहा है, और इधर भी 2 का लग रहा है, इधर भी 2 का लग रहा है। तो मतलब हर सरफेस पे अप्लाई होने वाला प्रेशर जो है वाटर का एक क्लोज कंटेनर में इक्वल होता है। इसे हम कहते हैं कि ये क्या है? पास्कल्स लॉ। ठीक है। और ये सिर्फ किन पे अप्लाई होता है? ऐसे लिक्विड्स पे जो कि क्लोज कंटेनर में मौजूद हो। ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक क्लोज सिलेंडर लिया, इसके अंदर बंद कर दिया और ऊपर एक पिस्टल या नोज़ल लगा दी, और ऊपर से फोर्स अप्लाई की इस पिस्टल पे, जो कि इस पिस्टल को नीचे दबाती जाती, और यहाँ पे उन्होंने होल्स कर दिए जिनसे पानी बाहर जा रहा था। ठीक है। तो इससे उन्हें पता चला कि जब पानी एक ही रफ्तार से, एक ही जैसा सब जगह से बाहर निकला, तो उन्होंने इससे एक क्या इन्फ्रेंस निकाली, नतीजा क्या निकाला कि जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इस कंटेनर की वॉल पे वो सारी तरफ से इक्वल है। इसे हम कहते हैं पास्कल्स लॉ। और हाइड्रोलिक्स इसके अंदर एक चीज़ है। हाइड्रोलिक्स क्या है कि जब हम इसी तरह फ्लूइड्स को, इन फ्लूइड्स को पास करवाते हैं थ्रू पाइप्स, किसी भी तरह के हमारे पास पाइप्स हो, हम वहाँ से फ्लूइड्स को पास कराएंगे विद द हेल्प ऑफ पिस्टन्स। पिस्टन्स क्या होते हैं? आपने देखे होंगे, गाड़ियों में भी लगे होते हैं पिस्टन। ठीक है। या प्रेशर पम्प्स, उनके ज़रिए पास कराते हैं, तो हम उसे कहते हैं हाइड्रोलिक्स। ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड थ्रू पाइप्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स का फ़ायदा क्या होता है कि ये ज़्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे हाइड्रोलिक्स की आपको एक एग्जांपल दी है। ये दो पाइप्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। यहाँ पे आप एरिया देखें, एरिया जो है A1 है और यहाँ का एरिया A2 है, और दोनों तरफ से एक एक उन्होंने क्या लगाया हुआ है? इधर पिस्टल लगा ले समझ लें, या कोई भी ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ब्लैक वाला जो है वो क्या है? उनके पास पिस्टन 1 है जिससे वो फोर्स 1 अप्लाई कर रहे हैं, और ये वाला पिस्टन 2 है जिससे वो फोर्स 2 अप्लाई कर रहे हैं। अब होगा क्या कि जो फोर्स 1 है वो कम होगी और फोर्स 2 ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो एरिया है, एरिया 2 वो ज़्यादा है। तो जब जैसे जैसे हम फोर्स 1 अप्लाई करेंगे, ठीक है, फोर्स 1 अप्लाई करी इस एरिया 1 के ऊपर, तो हमें हमें समझे जी फोर्स लगी, फोर्स 1 लगी। ठीक है। लेकिन जब हमने एरिया 2 के ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स 2, तो हमें पता चला जी कि एरिया 2 के ऊपर फोर्स तो ज़्यादा लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि एरिया 2 बड़ा है। हमने ये बात जो थी प्रेशर के फॉर्मूला में पढ़ी थी। ये प्रेशर क्या था? P इज इक्वल्स टू F/A, यानी कि P जो है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर है F के, और P जो है वो इनवर्सली परपेंडिकुलर है A के। तो इनडायरेक्टली अगर हम A को इस तरफ ले जाएं तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होती है एरिया के। यानी कि अगर फोर्स इंक्रीज करेगी जब एरिया इंक्रीज करेगा। ठीक है। अगर हम एरिया इंक्रीज कर देते हैं, जैसे A2 वाली साइड पे हुआ, ए एरिया ज़्यादा था, ठीक है, ये वाला एरिया पाइप का ज़्यादा था, तो हमें फोर्स भी बढ़ानी पड़ी। जबकि एरिया 1 छोटा था तो हमें फोर्स कम रखनी पड़ी। इसीलिए हमारे पास क्या कंक्लूजन आया हाइड्रोलिक्स में कि अगर हम एरिया इंक्रीज कर दें तो फोर्स भी इंक्रीज करनी पड़ती है। ठीक है। तो F2 जो है वो ज़्यादा हो गई F1 से। ये हमारे पास हाइड्रोलिक्स का कुछ असूल था। आज का आपका यहीं तक है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी करा देती हूँ। ठीक है। आपने अभी यहाँ से क्वेश्चंस नंबर 4 तक करने हैं। ठीक है। पहले आपके पास आता है फोर्स का क्वेश्चन। फोर्स क्या होती है? इसके लिए आपके मैंने यहाँ पे लिख कर दिया है, आप इसको उतार लीजिएगा। फोर्स क्या होती है? द पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद एन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। कि एक ऐसा पुश या पुल जो एक ऑब्जेक्ट फील करे जब वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आए, तो उसे हम कहते हैं कि ये फोर्स है।
ठीक है। दूसरी आपके पास जो डेफिनेशन है वो पूछ रहा है कि एरिया को डिफाइन करें। एरिया को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन आपके पास ये लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एरिया क्या है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट शेप, ये जो मिटा हुआ है यहाँ से इसमें लिखा हुआ है शेप, फ्लैट शेप और सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया, ठीक है। तो कोई भी स्पेस, कोई फ्लैट स्पेस, कोई फ्लैट शेप की चीज़ या कोई भी सरफेस ऑफ एन, कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कोई जगह घेरता है, उसे हम कहते हैं कि वो उसका एरिया है, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन सॉरी तीसरी डेफिनेशन ने आपसे पूछी है प्रेशर की। प्रेशर की डेफिनेशन भी आपको यहीं पे मिल जाएगी ग्लॉसरी के अंदर, कि फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग नॉर्मली ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन एन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। कि कोई भी फोर्स पर यूनिट एरिया जो एक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट की किसी सरफेस पे, वो प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन है हाइड्रोलिक्स की। हाइड्रोलिक्स ही मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये लिखी हुई हाइड्रोलिक्स की डेफिनेशन कि ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करे ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज लिक्विड्स थ्रू पाइप्स एज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्यों, कि जैसे ही हमने दो पाइप जो थे उनमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और हमने खुद अप्लाई कर रहे थे, तो वो क्या होती है, मैकेनिकल फोर्स होती है जो हम खुद अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो हाइड्रोलिक्स में क्या है कि हमने प्रेशराइज लिक्विड्स पाइप्स के अंदर लिक्विड्स पे प्रेशर अप्लाई करना है अपनी फोर्स देकर, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक्स, ठीक है। यहाँ तक अभी तक आपने यहाँ ये चार तक लिखनी है अपनी कॉपी में। दूसरे नीचे वाले आंसर्स में से आपने यूनिट्स लिखने हैं। उन्होंने पूछा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, हमें पता है न्यूटन होते हैं, ठीक है। आपने इसको पूरा लिखना है न्यूटन, और उसके शॉर्ट फॉर्म आगे लिखनी है एन, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वेयर, ठीक है। और फिर यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर या फिर पास्कल, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेट द पास्कल लॉ, पास्कल लॉ लिखना है। पास्कल लॉ भी यहीं पे लिखा हुआ है। पास्कल लॉ की डेफिनेशन आपने लिखनी है कि पास्कल लॉ क्या कहता है जी, इट द फ्लूइड्स एनक्लोज्ड इन अ वेसल एक्सर्ट प्रेशर विच इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। पास्कल लॉ क्या बताता है हमें कि फ्लूइड अगर हम एक वेसल के अंदर इनक्लोज कर देंगे तो जो प्रेशर अप्लाई करेगा सारी डायरेक्शंस में वो इक्वल होगा, ठीक है। ये पास्कल लॉ कहता है। बस यहाँ तक आपका अभी तक आपने करना है। अपनी कॉपीज़ में आपको मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखवा दिए हैं। आपकी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है। अब आप लोग जो है प्लीज़ इसको समझें, इसको पढ़ें और इसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये ना हो बाद में आप कह रहे हो कि आपको समझ ना आई, क्योंकि जब तक आप ये पढ़ेंगे नहीं ना खुद से भी तब तक आपको समझ नहीं आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।